दोस्तों, ड्रामा की शुरुआत में हम शी याओ को देखते हैं। वह अपना फोन निकालती है और मन ही मन सोचते हुए बताती है कि उसके दादाजी ने कभी उसके लिए क्लॉ मशीन ऑन ऑर्डर की थी, लेकिन आज वह अपनी सगाई तोड़ना चाहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह बस में चढ़ जाती है। उसके कानों में ईयरफोन लगे हुए हैं और वह गाने सुन रही है। तभी वह अपने मंगेतर को एक मैसेज भेजती है कि वह यह सगाई खत्म करना चाहती है। याओ हमें बताती है कि उसकी शादी 6 साल पहले तय की गई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर कहानी हमें 1 साल पहले के समय में ले जाती है। वहाँ याओ एक जगह खड़ी होती है और अपने मन की बात बताते हुए कहती है कि उसने अभी अभी अपने उस मंगेतर को देखा है जिसके बारे में वह केवल सुनती आई थी। उसका नाम लिन जाएगा है। फिर हमें जाएगा दिखाई देता है। वह एक बिल्ली के साथ खेल रहा होता है और याओ उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। तभी जाएगा को उसके दोस्त बेन का फोन आता है। बेन उससे कहता है कि उसने सुना है कि उसके दादाजी ने उसकी शादी पहले से तय कर रखी है। वह मजाक करते हुए पूछता है कि क्या बचपन में तय हुई शादियां सच में सफल होती हैं? फिर वह कहता है कि अब तो तुम्हें उस लड़की के साथ रहना पड़ेगा जो गांव में रहती है और दूसरे दादाजी की पोती है। इसके बाद बेन उससे पूछता है कि वह लड़की दिखती कैसी है। जाएगा जवाब देता है कि वह ठीक है। तब बेन कहता है कि तुम्हारा लिन परिवार इतना बड़ा और प्रभावशाली है, इसलिए उसे हमेशा लगता था कि तुम किसी ऐसे परिवार की लड़की से शादी करोगे जो तुम्हारे सामाजिक स्तर की हो। फिर वह पूछता है कि क्या तुम सच में उससे शादी करने वाले हो? ज़ियाएगा कहता है कि वह अब भी कुछ नहीं कह सकता। बेन लगातार फोन पर बोलता रहता है कि तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। ज़ियाएगा जवाब देता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। यह सब सुनकर याओ का दिल टूट जाता है। वह बताती है कि उसके बाद से वह और ज़ियाएगा एक ही संस्थान में पढ़ते रहे, लेकिन उनकी मुलाकातें इतनी कम हुई कि उन्हें आसानी से गिना जा सकता था। वह कहती है कि वे दोनों बिल्कुल दो समानांतर रेखाओं की तरह थे और समानांतर रेखाएं कभी एक दूसरे से नहीं मिलती। इसके बाद कहानी वर्तमान में लौटती है। याओ सोचती है कि शायद अब उससे रिश्ता खत्म कर देना ही बेहतर होगा। दूसरी ओर जाएगा भी मानो इस फैसले से सहमत दिखाई देता है। अगले दृश्य में याओ एक दुकान की ओर जा रही होती है। रास्ते में उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन जाएगा समय रहते उसे संभाल लेता है। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती हैं। याओ उसका धन्यवाद करती है और जाएगा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद याओ सोचती है कि यही वह व्यक्ति है जिसे उसने अभी कुछ समय पहले अपनी सगाई खत्म करने वाला संदेश भेजा था। इसके बाद याओ अपनी दोस्त ल्यांग मूमू से मिलने जाती है। मूमू उस दुकान की बहुत तारीफ कर रही होती है जहाँ वे बैठी होती हैं और दोनों उसी के बारे में बातें कर रही होती हैं। तभी जाएगा भी वहाँ आ जाता है। याओ उसे देख लेती है और सोचती है कि शायद उसे हेलो कहना चाहिए। मूमू दोनों को ध्यान से देख रही होती है। फिर वह याओ से पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जाएगा याओ से कहता है कि उसे याद नहीं आ रहा कि वह कौन है, लेकिन मूमू हैरान होकर कहती है कि तुम्हें यह कैसे याद नहीं है? यह याओ है, तुम्हारी मंगेतर। यह सुनकर जाएगा के साथ आए उसके दोस्त भी चौंक जाते हैं। जाएगा मन ही मन सोचता है कि तो यही वह लड़की है जिसे उसके दादाजी ने उसके लिए चुना था। वह उम्मीद से कहीं अधिक मासूम और प्यारी लग रही थी। इसके बाद जाएगा अपना फोन निकालता है, अपने दोस्त को बैठने के लिए कहता है और बाहर चला जाता है। बाहर जाकर वह किसी को फोन करने लगता है, जबकि याओ उसे देखती रहती है। कुछ देर बाद वह वापस अंदर आ जाता है। तभी जाएगा कि बहन उससे कहती है कि दादाजी ने तुम्हारे लिए सचमुच गुड़िया जैसी लड़की चुनी है। उनकी दोस्त शेंग भी कहती है कि वह बिल्कुल भी गांव की लड़की जैसी नहीं लगती। वह बहुत सलीकेदार और आकर्षक दिखाई देती है और उसकी आंखें भी बेहद खूबसूरत हैं। जाएगा उस जगह की ओर देखता है जहाँ याओ बैठी थी, लेकिन अब वह वहाँ नहीं होती। वह सोचता है कि लड़कियाँ बड़ी होने के साथ कितनी बदल जाती हैं। उसी समय उसे याओ का मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें अपने परिवारों को बता देना चाहिए कि वे अपनी सगाई तोड़ना चाहते हैं। जाएगा के दोस्त उत्सुक होकर पूछते हैं कि किसका मैसेज आया है, लेकिन वह अपना फोन छिपा लेता है। फिर वह फोन रखकर अपने दोस्तों से कहता है कि अब चलना चाहिए। उसके दोस्त उसके व्यवहार पर शक करने लगते हैं, लेकिन वह उन्हें साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम याओ को उसके हॉस्टल के कमरे में देखते हैं। उसकी दोनों रूममेट्स भी वहीं मौजूद होती हैं। तभी उसका अलार्म बजता है और वह ऑनलाइन गेम खेलना शुरू कर देती है। हमें पता चलता है कि जाएगा भी यही गेम खेलता है। याओ की रूममेट उसके पास आकर मजाक में कहती है कि चिप्स इतने मत खाओ, मेरा भी मन करने लगा है। फिर वह याओ की गेमिंग स्किल्स की बहुत तारीफ करने लगती है। उसकी दोस्त उससे चिप्स मांगती है तो याओ कहती है कि पूरा पैकेट ही रख लो, बस मुझे परेशान मत करो। उसी दौरान दूसरी रूममेट बताती है कि जाएगा का नाम कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ जोड़ा जा रहा है। इतना सुनते ही तीसरी रूममेट
तियान तियान भी उत्साह से अपने बिस्तर से उठ बैठती है और कहती है कि उसे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था, जल्दी से ग्रुप में लिंक भेजो। यह सुनकर याओ थोड़ा चौंक जाती है क्योंकि आखिरकार जियाएगा उसका मंगेतर था। इसके बाद वह तुरंत अपना फोन खोलती है और वह मैसेज देखने लगती है जो उसने जियाएगा को भेजा था। वह सोचती है कि शायद उसने वह मैसेज देखा ही नहीं होगा, इसीलिए वह वही संदेश दोबारा भेज देती है। दूसरी तरफ जियाएगा गेम खेलते हुए फिर से याओ का मैसेज देखता है और सोचता है कि वह बहुत बेचैन लग रही है। उसी समय उसे पता चलता है कि याओ वास्तव में गेम नहीं खेल रही थी बल्कि किसी गेमर की लाइव स्ट्रीम देख रही थी जो अचानक बंद हो गई। याओ सोचती है कि आज स्ट्रीम बहुत जल्दी खत्म हो गई और उसे यह अच्छा नहीं लगता। फिर वह खुद गेम खेलना शुरू करती है और सोचती है कि अपनी स्किल्स को और बेहतर कैसे बनाया जाए। वह खुद से कहती है कि यह आखिरी मैच है, अगर वह हार गई तो गेम अनइंस्टॉल कर देगी। लेकिन वह मैच जीत जाती है और खुश होकर सोचती है कि इसे कहते हैं बिना मेहनत के जीत जाना। उधर जियाएगा अपने रूममेट्स के पास पहुंचता है और उसके हाथ में एक बैग होता है। उसके दोस्त उत्सुकता से बैग देखने लगते हैं लेकिन उसमें कोई महंगी चीज नहीं होती, उसमें केवल कागजों से बना हुआ एक दिल रखा होता है। उनके दोस्त सोचने लगते हैं कि शायद उसकी कथित गर्लफ्रेंड ने उसे यह उपहार भेजा है। जियाएगा उन्हें रोकते हुए कहता है कि उसकी एक मंगेतर है। यह सुनकर उसके दोनों दोस्त उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि लगता है अब तुम अपनी मंगेतर को लेकर काफी गंभीर हो गए हो। जियाएगा जवाब देता है कि यह सब ठीक नहीं है और वह कल उससे इस बारे में बात करेगा। उसी समय बेन कहता है कि वह सच में जानना चाहता है कि क्या वह लड़की लिन परिवार का हिस्सा बनने के योग्य है। जियाएगा फिर से याओ का मैसेज देखता है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें अपने परिवारों को बता देना चाहिए कि वे अपनी सगाई खत्म करना चाहते हैं। यही दोनों को अपनी पहली मुलाकात याद आने लगती है। उसी दौरान शिंग जियाएगा को याद दिलाता है कि वह लड़की वही है जिसने प्रतियोगिता में अपनी एआई द्वारा बनाई गई तस्वीर भेजी थी और उसी की वजह से उसे सबसे खूबसूरत लड़की का खिताब मिला था। जियाएगा अपने दोस्तों से कहता है कि अब बहुत हो गया, तुम लोग वापस जाओ। इसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं लेकिन शिंग अपनी सीट पर बैठकर खुशी से बताता है कि एक खूबसूरत लड़की ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली है। दूसरी तरफ जियाएगा अपने कंप्यूटर पर किसी दूसरी लड़की की प्रोफाइल देख रहा होता है और उसे उसमें कुछ अजीब समानताएं दिखाई देती हैं। उधर याओ अपनी और जियाएगा की मुलाकात को याद करके सो नहीं पाती। उसे बुरा लग रहा था कि जियाएगा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। आखिरकार वह सो जाती है। तो दादाजी याओ से कहते हैं कि अगर वह तुम्हें परेशान करे तो अगली बार मुझे जरूर बताना, बस एक बार उसका नाम बता देना, मैं उसके कान खींचकर उसे सीधा कर दूंगा। यह सुनकर याओ दादाजी से कहती है कि वह मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। दूसरी तरफ जियाएगा यह सब खड़े होकर देख रहा था। दादाजी याओ से कहते हैं कि उसकी तरफदारी करना बंद करो और मुझे सच सच सब कुछ बताओ। मैं किसी के दबाव में आकर कोई समझौता साइन नहीं करूंगा। असल में याओ दादाजी को सगाई तोड़ने वाली बात बताना चाहती थी लेकिन तभी उसे उनकी सेहत की चिंता होने लगती है। वह सोचती है कि जब से वह इस यूनिवर्सिटी में आई है तब से दादाजी ने हमेशा उसका बहुत ख्याल रखा है। आखिरकार वह दादाजी से कहती है कि जियाएगा ने मुझे बिल्कुल भी मजबूर नहीं किया था कि मैं उससे सगाई तोड़ दूं। वह आगे भी कुछ कहना चाहती थी लेकिन तभी जियाएगा आगे आ जाता है। याओ भी तुरंत बात संभाल लेती है और कहती है कि हमारे बीच बस थोड़ी सी बहस हुई थी। दादाजी को यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बात सिर्फ इतनी सी होगी। इसके बाद दादाजी जियाएगा का हाथ पकड़कर याओ के हाथ पर रख देते हैं। दोनों अचानक एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। दादाजी को खुश दिखाने के लिए दोनों ऐसा दिखाते हैं जैसे वे एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो। इसके बाद जियाएगा खाली कटोरा लेकर हाउसकीपर के पास जाता है। हाउसकीपर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि आज दादाजी ने सब कुछ खा लिया। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मिस याओ उन्हें इतना प्यार से खाना खिला देंगी। जियाएगा भी याओ की तरफ देखने लगता है और उसे याद आने लगता है कि वह कितनी अच्छी तरह दादाजी की देखभाल कर रही थी। फिर वह हाउसकीपर से पूछता है कि क्या याओ अक्सर यहाँ आती है। हाउसकीपर मुस्कुराकर कहती है कि हाँ, वह अक्सर दादाजी से मिलने आती है। जब तुम पढ़ाई के लिए विदेश गए हुए थे तब मिस याओ हर हफ्ते यहाँ आती थी। वह दादाजी का हालचाल पूछती थी, उनका ख्याल रखती थी और उनके साथ समय बिताती थी। यह सुनकर जियाएगा थोड़ा हैरान रह जाता है। तभी याओ भी वहाँ आ जाती है और हाउसकीपर से कहती है कि दादाजी अब सो चुके हैं, कल सुबह मेरी एक बहुत जरूरी क्लास है इसीलिए मुझे वापस जाना होगा। हाउसकीपर कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ड्राइवर की व्यवस्था कर देती हूँ। लेकिन याओ विनम्रता से मना कर देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। तभी जियाएगा कहता है कि चलो हम साथ चलते हैं। इसके बाद दोनों एक ही कार में बैठकर निकल जाते हैं। कार के अंदर दोनों के बीच अजीब सी चुप्पी थी। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि बातचीत कहाँ से शुरू करे। याओ अपना फोन निकाल कर देखने लगती
लगती है। उसी समय उसे शिंग की वीचैट फ्रेंड रिक्वेस्ट दिखाई देती है। रिक्वेस्ट स्वीकार होते ही शिंग तुरंत मैसेज भेजता है और कहता है कि बहुत बढ़िया, आखिरकार तुमने ऐड कर लिया। फिर वह थोड़ा फ्लर्ट करते हुए कहता है कि तुम्हारी प्रोफाइल में लिखा है कि तुम भी हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो। याओ उसे बताती है कि वह मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की स्टूडेंट है। इसके बाद दोनों थोड़ी बातचीत करने लगते हैं। फोन पर लगातार नोटिफिकेशन आते देखकर याओ सोचती है कि आज तो काफी मैसेज आ रहे हैं। उधर जियाएगा भी अपने फोन को देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहा था। याओ को लगा कि शायद वह किसी खास इंसान से चैट कर रहा है, लेकिन असल में वह सिर्फ रील्स और छोटे वीडियो देख रहा था। अचानक ड्राइवर जोर से ब्रेक लगा देता है। याओ का शरीर आगे की तरफ झुक जाता है और वह लगभग गिरने ही वाली होती है, लेकिन उसी समय जियाएगा तुरंत उसका सहारा पकड़ लेता है और उसे संभाल लेता है। दोनों की नजरें फिर से एक दूसरे से टकरा जाती हैं। ड्राइवर माफी मांगते हुए कहता है कि सामने अचानक गाड़ी आ गई थी, इसीलिए मुझे ब्रेक लगाना पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए। जियाएगा याओ से कहता है कि थोड़ा सावधान रहा करो। याओ भी सिर हिलाकर उसकी बात मान लेती है। इसके बाद याओ धीरे से कहती है कि सगाई वाली बात पर हम तब चर्चा करेंगे जब दादाजी की तबीयत पूरी तरह ठीक हो जाएगी। जियाएगा भी इस बात पर सहमति जता देता है। फिर वह याओ को समझाने की कोशिश करता है कि दादाजी का ऐसा कोई गलत इरादा नहीं था, वह बस हमारे रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, इसलिए हमने सच नहीं बताया। याओ भी उसकी बात समझ जाती है और सहमति में सिर हिला देती है। कार आगे बढ़ रही थी और दोनों खिड़की के बाहर गुजरते हुए नजारों को देख रहे थे। माहौल अब भी थोड़ा असहज था, लेकिन पहले जैसी दूरी नहीं रही थी। तभी जियाएगा अचानक बाहर एक डेजर्ट शॉप का बोर्ड देखता है और तुरंत ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहता है। गाड़ी रुकते ही वह बिना कुछ बताए अंदर चला जाता है। याओ हैरानी से उसे देखती रहती है और सोचने लगती है कि आखिर वह अचानक वहाँ क्यों चला गया। कुछ देर बाद जियाएगा वापस आता है। उसके हाथ में एक बैग था। वह बिना कुछ कहे कार में बैठ जाता है और ड्राइवर को आगे बढ़ने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी याओ के डॉर्मेट्री के सामने पहुँच जाती है। याओ कार से उतरती है और जियाएगा से कहती है कि अब मैं अपने डॉर्म में जा रही हूँ। जियाएगा भी सिर हिलाकर हामी भर देता है, लेकिन याओ को आश्चर्य होता है जब वह देखती है कि जियाएगा भी उसके साथ साथ चलने लगा है। याओ मन ही मन सोचती है कि यह मेरे पीछे क्यों आ रहा है। दोनों साथ चल रहे थे कि तभी सामने से एक छात्र तेजी से गुजरता है। याओ उससे टकराने ही वाली थी कि जियाएगा तुरंत आगे बढ़कर उसे संभाल लेता है। एक बार फिर दोनों की आंखें आपस में मिल जाती हैं। याओ हल्की सी झिझक के साथ उसे धन्यवाद कहती है। इसके बाद दोनों फिर से साथ साथ चलने लगते हैं। चलते चलते याओ की नजर दूर खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। उसे लगता है कि शायद जियाएगा यहाँ अपनी कथित गर्लफ्रेंड से मिलने आया है। ये सोचकर वह खुद को समझाने लगती है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वह अपने कदम तेज कर देती है। तभी जियाएगा उसे रोकता है और अपने हाथ में पकड़ा हुआ बैग उसकी तरफ बढ़ा देता है। याओ हैरानी से पूछती है, क्या ये मेरे लिए है? जियाएगा मुस्कुराकर कहता है, हाँ यह तुम्हारे लिए ही है। उसी समय आसमान में अचानक रंग बिरंगी आतिशबाजी शुरू हो जाती है। पूरा आसमान रोशनी से भर जाता है। दोनों रुककर उस खूबसूरत दृश्य को देखने लगते हैं। याओ की निगाहें आतिशबाजी पर थीं, लेकिन जियाएगा की निगाहें ज्यादातर याओ पर टिकी हुई थीं। उस पल उसे महसूस होता है कि शायद उसके दिल में याओ के लिए कुछ अलग भावनाएं जन्म लेने लगी हैं। कुछ देर बाद याओ बैग अपने हाथ में ले लेती है। जियाएगा उससे कहता है कि अंदर जाते समय ध्यान रखना। इतना कहकर वह वहाँ से वापस मुड़ जाता है। याओ उसे जाते हुए देखती रहती है। उधर दूर खड़ी एक लड़की यह सब देख रही थी और उसके चेहरे पर अजीब से भाव दिखाई दे रहे थे। इसके बाद याओ अपने कमरे में वापस पहुंचती है। जैसे ही वह अंदर आती है, उसकी रूममेट उत्सुकता से पूछती है कि आखिर इस बैग में क्या है। याओ कहती है कि मुझे भी नहीं पता। फिर वह बैग खोलती है। बैग के अंदर देखकर वह पूरी तरह चौंक जाती है। उसमें वही सारे डेजर्ट थे जो दोपहर में उसके हाथ से गिर गए थे। स्ट्रॉबेरी केक, तिरामिसू और बाकी सभी मिठाइयाँ बिल्कुल वैसी ही रखी हुई थी। तब उसे समझ आता है कि जियाएगा कार से इसीलिए उतरा था ताकि उसके लिए दोबारा वही सारी मिठाइयाँ खरीद सके। याओ के चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ जाती है। उसकी रूममेट तुरंत पूछती है कि क्या तुम डेजर्ट शॉप गई थी? क्या तुम अपने पसंदीदा डेजर्ट खरीद कर लाई हो? याओ हल्की मुस्कान के साथ सिर्फ इतना कहती है कि हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। तभी रूममेट की नजर बैग के अंदर रखे एक छोटे से नोट पर पड़ती है। वह उत्सुकता से पूछती है कि इसमें क्या लिखा है, लेकिन याओ तुरंत नोट छिपा लेती है और कहती है कि इसमें कुछ खास नहीं है। फिर वह डेजर्ट का एक बॉक्स अपनी रूममेट को दे देती है। रूममेट खुश होकर उसे ले लेती है। याओ दूसरी रूममेट को भी एक बॉक्स देती है। जब दोनों लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं, तब याओ धीरे से वह नोट खोलती है। नोट पढ़ते ही उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान फैल जाती है। वह नोट को बार बार पढ़ती है और उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस होने लगती है। उधर दूसरी तरफ जियाएगा
जियाएगा भी अपने कमरे में वापस पहुंच चुका था। तभी बेन उसके पास आता है और कहता है कि पूरे कैंपस में यह खबर फैल रही है कि तुम किसी को डेट कर रहे हो। आखिर तुम उसके साथ कॉफी पीने क्यों गए थे? यह सुनते ही जियाएगा को याओ की बात याद आती है, जब उसने कहा था कि तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड भी है। तभी उसे समझ आता है कि यह सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी का नतीजा है। वह बेन का फोन वापस कर देता है और अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है। शेंग भी वहाँ आता है और बेन से पूछता है कि इसे अचानक क्या हो गया। बेन कहता है कि शायद डेटिंग वाली अफवाह ने इसके दिमाग पर असर कर दिया है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। जियाएगा अपने कंप्यूटर पर तेजी से कोडिंग कर रहा था। वह पूरे कॉलेज नेटवर्क से उन अफवाहों को हटाने की कोशिश कर रहा था जो उसके और ईरान के बारे में फैल चुकी थी। उसके रूममेट यह देखकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। इतनी मेहनत वह शायद ही कभी किसी चीज के लिए करता था। कुछ देर बाद जियाएगा अपने दोस्तों से कहता है कि अब तुम लोग जाओ और आराम करो। दोनों दोस्त भी अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। कमरे में अब सिर्फ जियाएगा अकेला रह जाता है। वह खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। फिर वह अपना फोन निकालता है और याओ का नंबर डायल करता है। उधर याओ अपने फोन में स्क्रॉल कर रही थी। अचानक जियाएगा का कॉल देखकर वह चौंक जाती है। कॉल उठाते ही जियाएगा पूछता है कि क्या तुम कल शाम 7 बजे फ्री हो? याओ पूछती है कि क्यों, क्या बात है? जियाएगा कहता है कि मुझे दादाजी के लिए कुछ फल लेकर जाने हैं। अगर तुम्हारे पास समय हो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। कुछ पल सोचने के बाद याओ उसकी बात मान लेती है। फिर दोनों कॉल समाप्त कर देते हैं। अगले दिन याओ तय समय से लगभग 10 मिनट पहले पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखती है कि जियाएगा पहले से ही ईरान के साथ खड़ा है। ईरान उससे कह रही थी कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते, मुझ में आखिर क्या कमी है। यह देखकर याओ सोचती है कि शायद मैं बहुत जल्दी आ गई हूँ। वह चुपचाप वापस मुड़ने लगती है, लेकिन तभी जियाएगा उसे देख लेता है और तुरंत मैसेज भेजकर कहता है कि वहीं रुको। ईरान अब भी उससे पूछ रही थी कि आखिर तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते। जियाएगा शांत आवाज में जवाब देता है कि इसका कारण तुम मुझसे बेहतर जानती हो। सबसे पहले तो मैंने तुम्हारा गिफ्ट स्वीकार ही नहीं किया था, लेकिन तुमने जानबूझकर उसे मेरे डॉर्म तक भिजवा दिया। दूसरी बात, हम मुश्किल से कुछ ही बार मिले हैं। और तीसरी बात, तुमने जानबूझकर पूरे कॉलेज में यह अफवाह फैलाई कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने क्या किया है, इसलिए तुम्हें अपनी गलती सुधारनी होगी। जितनी जल्दी हो सके वह पोस्ट डिलीट कर दो। असल में जियाएगा यह सारी बातें सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि याओ को भी सुनाना चाहता था, ताकि उसकी गलतफहमी दूर हो सके। फिर वह याओ की तरफ देखता है और इशारों में पूछता है कि अब तो तुम्हें सारी सच्चाई समझ आ गई होगी, है ना? दोस्तों, अब कहानी में हम देखते हैं कि आखिरकार याओ को सारी सच्चाई समझ में आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि जियाएगा और येरेन के बीच जो कुछ भी चल रहा था वह वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा लोगों ने अफवाहों में फैला रखा था। यह सब केवल एक बड़ी गलतफहमी थी। उधर येरेन का दिल पूरी तरह टूट चुका था। वह बेहद दुखी होकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जियाएगा फलों वाला बैग उठाता है और सीधे याओ के पास आ जाता है। याओ भी शांत स्वर में उससे कहती है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। फिर जियाएगा उससे कहता है कि अब काफी देर हो चुकी है, ये फल तुम रख लो और हम किसी दूसरे दिन दादाजी से मिलने चलेंगे। अंदर ही अंदर जियाएगा सोच रहा था कि उसे केवल याओ को सच्चाई बतानी थी, ताकि उसके मन में कोई गलतफहमी न रहे। इसके बाद जियाएगा वहाँ से आगे बढ़ जाता है। चलते चलते उसे याओ की बातें याद आने लगती हैं और वह सोचता है कि यह गलतफहमी उसके लिए कितनी बड़ी परेशानी बन गई थी। दूसरी तरफ जब याओ वापस अपने डॉर्मेट्री पहुंचती है तो उसकी रूममेट उत्साह से उसे बताती है कि येरेन ने ऑनलाइन पोस्ट डालकर सब सच बता दिया है। उसने स्वीकार किया है कि वह जियाएगा से केवल एक बार मिली थी और दोनों के रिश्ते की अफवाह भी उसी ने खुद फैलाई थी। याओ यह सब सुन रही थी, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह उन फलों पर था जो जियाएगा उसके लिए भेज कर गया था। वह आराम से फलों को निकाल रही थी और मन ही मन कुछ सोच रही थी। उसकी दोस्त उसे देखकर पूछती है कि तुम अपने आप से क्या बातें कर रही हो। इस पर याओ मुस्कुराकर कहती है कि कुछ नहीं, आओ सब मिलकर फल खाते हैं। फिर वह सभी को फल बांटती है और उसके बाद अपना गेम खेलने बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद शिंग भी वीचैट पर याओ को मैसेज करता है। दोनों सामान्य तरीके से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत के दौरान वे एक दूसरे को बताते हैं कि वे फल धोने जा रहे हैं। फल धोने के बाद शिंग याओ को फलों की तस्वीरें भी भेजता है। तस्वीरें देखकर याओ को अचानक अजीब सा एहसास होता है। वह सोचने लगती है कि यह कितना अजीब संयोग है कि दोनों के पास बिल्कुल एक जैसे फल है। अगली सुबह एक नया दिन शुरू होता है। याओ अभी गहरी नींद में थी कि तभी मोमो उसके पास आती है और उसे जल्दी से जगाती है। याओ आंखें खोलकर पूछती है कि आखिर क्या हुआ है। मोमो थोड़ी घबराई हुई और भावुक दिखाई दे रही थी। वह कहती है कि उसे एक बहुत जरूरी बात बतानी है। फिर वह याओ को बताती है कि जिस
स्पोर्ट्स मीट में उसने 100 मीटर दौड़ के लिए नाम लिखा था, वहाँ अब उसका नाम 5 किलोमीटर रेस में दर्ज हो गया है। यह सुनकर याओ पूरी तरह हैरान रह जाती है। वह अविश्वास से पूछती है कि कितनी दूरी की रेस। उसकी दोस्त जवाब देती है कि पूरे 5 किलोमीटर। याओ की दूसरी रूममेट भी चौंक जाती है। वह कहती है कि यह कैसे हो सकता है, उसने तो खुद याओ का नाम 100 मीटर स्प्रिंट में दर्ज कराया था। लेकिन दूसरी लड़की बताती है कि अब रिकॉर्ड बदल दिया गया है। याओ तुरंत पूछती है कि ऐसा कौन कर सकता है। उसकी रूममेट कहती है कि यह सामान्य बात नहीं है, उसने मॉनिटर से भी पूछ लिया था। अब याओ को चिंता होने लगती है। वह बिस्तर से नीचे उतरती है और पूछती है कि स्पोर्ट्स मीट का पूरा रिकॉर्ड और परिणाम कौन संभालता है। तभी उसे जवाब मिलता है कि यह जिम्मेदारी येरेन के पास है। यह सुनते ही याओ को पिछली सारी घटनाएं याद आ जाती हैं। उसे समझ में आ जाता है कि शायद येरेन उसकी मदद करने वाली नहीं है। फिर उसकी रूममेट बताती है कि पिछले साल कॉलेज की 5000 मीटर महिला दौड़ की विजेता भी येरेन ही थी। इसलिए हो सकता है कि उसने जानबूझकर याओ को इस मुश्किल स्थिति में डाला हो ताकि वह परेशान हो जाए। इसके बाद सभी दोस्त मिलकर चर्चा करने लगते हैं कि याओ को इस मुश्किल से कैसे निकाला जाए। वे सोचते हैं कि अभी स्पोर्ट्स मीट में थोड़ा समय बाकी है, इसलिए कोई न कोई उपाय जरूर निकाला जा सकता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि याओ अपनी रूममेट्स के साथ रेस की तैयारी कर रही है, जबकि दूसरी ओर येरेन की दोस्त भी उसे जीत के लिए प्रेरित कर रही थी। याओ की एक दोस्त दूर से येरेन को देखकर टिप्पणी करती है कि उसकी दोस्त तो किसी सहेली जैसी नहीं बल्कि उसकी निजी नौकरानी जैसी लग रही है। फिर याओ की रूममेट उसे समझाती है कि सबसे जरूरी चीज उसकी सेहत है। जीत और हार बाद की बात है, पहले अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी रूममेट भी मजाक करते हुए कहती है कि अगर भागने का मन करे तो भाग जाना, लेकिन खुद को नुकसान मत पहुंचाना। उसके इस मजाक पर सभी हल्का सा हंस पड़ते हैं और माहौल थोड़ा सामान्य हो जाता है। इसके बाद वे सब साइन इन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उधर येरेन दूर खड़ी होकर उन सबको देख रही थी। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह उन्हें परेशान देखकर खुश हो रही है। याओ की एक रूममेट तो उससे भिड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन याओ उसे रोक देती है और कहती है कि प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, अभी इन बातों में समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। तभी मैदान में घोषणा होती है कि 5 किलोमीटर दौड़ में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी तुरंत अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाए। याओ गहरी सांस लेती है और अपनी निर्धारित लाइन पर जाकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद सभी प्रतिभागियों के नाम घोषित किए जाने लगते हैं। उसी समय जियाएगा, बेन और शिंग भी वहाँ मौजूद थे। उन्हें पता चलता है कि उसी 5 किलोमीटर रेस में वह लड़की भी भाग ले रही है, जिसके साथ बचपन में जियाएगा की सगाई तय की गई थी। यह सुनकर बेन हैरान हो जाता है। वह कहता है कि याओ तो बहुत पतली और नाजुक दिखती है, अगर वह सच में 5 किलोमीटर दौड़ गई तो शायद उसे सीधे मेडिकल रूम भेजना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद प्रतिभागियों के नाम दोबारा घोषित किए जाते हैं और इस बार साफ साफ याओ का नाम भी सुनाई देता है। बेन तुरंत कहता है कि अगर सच में याओ इस रेस में भाग ले रही है तो यह देखना तो बनता है, लेकिन जियाएगा कहता है कि इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वे लोग दर्शक दीर्घा में जाकर बैठ जाते हैं। बेन उत्साहित होकर कहता है कि उन्होंने ऐसी जगह चुनी है जहाँ से पूरा मैदान साफ दिखाई देता है। फिर वह मजाक में पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि याओ बेहोश हो जाएगी और फिर तुम्हें ही उसे उठाकर ले जाना पड़ेगा। शिंग भी हंसते हुए कहता है कि जियाएगा के दादाजी ने तो पहले ही उसके लिए शादी तय कर दी है, जबकि उसे ऐसी किसी चिंता का सामना नहीं करना पड़ता। उधर याओ की सहेलियां लगातार उसका हौसला बढ़ा रही थी। वे उसे विश्वास दिला रही थी कि वह यह चुनौती पूरी कर सकती है। और तभी मैदान में मौजूद सभी खिलाड़ी अपनी अपनी जगह लेने लगते हैं। वातावरण उत्साह, तनाव और प्रतिस्पर्धा से भर चुका था। अब 5 किलोमीटर की कठिन दौड़ शुरू होने ही वाली थी और सभी की निगाहें याओ पर टिकी हुई थी। इसके बाद सभी खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और रेस शुरू होते ही पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर देते हैं। मैदान में मौजूद छात्र और दर्शक भी जोर जोर से उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। हर तरफ शोर, जोश और प्रतिस्पर्धा का माहौल था। हम देखते हैं कि येरेन शुरुआत से ही बहुत तेज गति से दौड़ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस रेस का पूरा अनुभव हो। दूसरी तरफ याओ भी पीछे नहीं हट रही थी और अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। जियाएगा यह सब ध्यान से देख रहा था। उसके पास बैठे दोस्त उससे कहते हैं कि येरेन को हराना लगभग नामुमकिन है। वह पिछले साल की चैंपियन रह चुकी है और उसके सामने टिक पाना भी बहुत मुश्किल है। जियाएगा का एक दोस्त कहता है कि याओ के जीतने का तो कोई मौका ही नहीं है। यह कहकर वह अपनी सीट से उठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जियाएगा अभी भी अपनी जगह पर बैठा हुआ याओ को देख रहा था। उसकी नजर लगातार उसी पर टिकी हुई थी। कुछ देर बाद वह भी उठकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसका ध्यान अभी भी याओ पर ही था। उधर याओ हार मानने वालों में से नहीं थी। वह लगातार दौड़ रही
रही थी और अपनी रफ्तार बनाए हुए थी। शेंग यह देखकर जियाएगा से पूछता है कि तुम आखिर जा क्यों नहीं रहे, लेकिन जियाएगा का पूरा ध्यान याओ पर था। वह देख रहा था कि याओ कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे दूसरे प्रतिभागियों को पीछे छोड़ती जा रही है। कुछ ही देर में ऐसा लगने लगता है कि वह सभी को पीछे छोड़ देगी। आखिरकार वह क्षण आ ही जाता है जब याओ पूरी ताकत के साथ फिनिश लाइन पार कर देती है और 5 किलोमीटर की रेस जीत जाती है। पूरा मैदान तालियों और शोर से गूंज उठता है। जियाएगा भी यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह किसी तरह अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश कर रहा था। याओ अपनी जीत से बेहद खुश थी। उसकी मेहनत रंग लाई थी और उसने उन सभी लोगों को गलत साबित कर दिया था जो सोचते थे कि वह यह रेस पूरी भी नहीं कर पाएगी। उधर जियाएगा मन ही मन सोच रहा था कि आखिर कब से वह याओ पर इतना ध्यान देने लगा है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिल में यह बदलाव कब आया। इन सब बातों के बीच याओ अपनी रूममेट्स के पास लौटती है। उसकी सहेलियां उसे घेर लेती हैं और उसकी जमकर तारीफ करने लगती है। याओ मुस्कुराकर कहती है कि यह रेस सचमुच बहुत कठिन थी, लेकिन आखिरकार उसने इसे पूरा कर लिया। इसके बाद वह जानबूझकर यिरेन के सामने से अपनी रूममेट्स के साथ निकल जाती है। यह देखकर यिरेन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सभी लोग सीढ़ियों के पास से गुजर रहे थे। उसी समय जियाएगा की नजर फिर से याओ पर पड़ती है। वह उसे ध्यान से देख रहा था और उसके चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ जाती है। वह सोचता है कि दादाजी की पसंद को उसने कभी सही तरह से समझने की कोशिश ही नहीं की थी। उसी समय शिंग जियाएगा को गौर से देख रहा था। वह उसकी मुस्कान नोटिस कर लेता है और मजाक करते हुए पूछता है कि क्या बात है, इतनी मुस्कान क्यों आ रही है? कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं होने लगा? यह सुनकर जियाएगा बात बदलने की कोशिश करता है। शिंग भी उसकी हालत समझ जाता है और हंसते हुए कहता है कि चलो कुछ खाने चलते हैं, लेकिन जियाएगा उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। शिंग हैरानी से उसे देखता रहता है और सोचता है कि आखिर इसे हो क्या गया है। दूसरी तरफ याओ अपनी जीत की खुशी में अपनी सहेलियों को ट्रीट देने का फैसला करती है। वह सभी को लेकर एक अच्छे रेस्टोरेंट में पहुंचती है। टेबल पर बैठने के बाद याओ वॉशरूम जाने के लिए उठ जाती है। उधर उसकी सहेलियां मेन्यू कार्ड में खो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि आज याओ से सबसे महंगा क्या क्या ऑन ऑर्डर करवाया जाए। इसी बीच याओ अपने फोन में देखते हुए चल रही थी कि अचानक उसकी टक्कर जियाएगा से हो जाती है। जियाएगा तुरंत उसका संतुलन संभाल लेता है और पूछता है कि क्या तुम भी यहाँ खाने आई हो? याओ जवाब देती है कि हाँ। फिर जियाएगा कहता है कि वह भी यहाँ खाने आया है, लेकिन उसने पहले से कोई टेबल बुक नहीं करवाई थी और अब रेस्टोरेंट में कोई सीट खाली नहीं बची है। याओ मन ही मन सोचती है कि उसका और जियाएगा का रिश्ता इतना भी गहरा नहीं है कि वह उसे हर बात समझाती फिरे। तभी जियाएगा उससे उसके टेबल नंबर के बारे में पूछता है। याओ उसे नंबर बता देती है। इसके बाद वह पूछता है कि वहाँ कितने लोग बैठे हैं। याओ जवाब देती है कि कुल 3 लोग हैं। यह सुनकर जियाएगा कहता है कि 3 लोग काफी हैं। याओ उसकी बात समझ नहीं पाती और हैरानी से उसे देखने लगती है। तभी जियाएगा सीधे उससे पूछ लेता है कि अगर उसे कोई परेशानी न हो तो क्या वह अपने दोस्तों के साथ उनकी टेबल पर बैठ सकता है। याओ कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। वह मन ही मन सोचती है कि क्या जियाएगा यह सब जानबूझकर कर रहा है। फिर उसे याद आता है कि उसने उसके लिए फल खरीदे थे और कई बार उसकी मदद भी की थी। आखिरकार वह सोचती है कि इसे उसी का बदला समझ लिया जाए। इसके बाद दोनों साथ में उसकी टेबल की तरफ बढ़ते हैं। जब याओ की रूममेट्स जियाएगा को देखती हैं, तो वे भी तुरंत खड़ी हो जाती हैं। याओ उनका परिचय करवाती है और उसकी सहेलियां बड़ी गर्मजोशी से जियाएगा का स्वागत करती हैं। जियाएगा मुस्कुराते हुए कहता है कि उसके दोस्त अभी बाहर इंतजार कर रहे हैं। वह उन्हें लेकर आता है और फिर सब लोग साथ में बैठकर खाना खाएंगे। यह कहकर वह बाहर की ओर चला जाता है। उधर याओ भी उसकी तरफ देखती रहती है और उसके मन में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि शायद उनके बीच का रिश्ता धीरे धीरे बदल रहा है और अब दोनों पहले जैसे अजनबी नहीं रह गए हैं। वहाँ पहुँचने के बाद याओ की रूममेट्स उसे घूर घूर कर देखने लगती हैं। फिर उनमें से एक उससे पूछती है, क्या हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं? तुम चुपके चुपके किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और हमें बताया तक नहीं। अब सच सच बता दो। दूसरी रूममेट भी तुरंत बोल पड़ती है, हाँ याओ, क्या तुम सीनियर जी आई जी को डेट कर रही हो? याओ तुरंत सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। हम बस रेस्टोरेंट में अचानक मिले थे। उसने मुझसे कहा कि सारी टेबलें फुल हैं, इसलिए उसने मुझे उनके साथ बैठकर खाना खाने के लिए कहा था। बस इतनी सी बात है। तभी उसकी एक दोस्त कहती है, इतने बड़े रेस्टोरेंट में सारी सीटें फुल होना लगभग नामुमकिन है। मुझे तो लगता है कि वह तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। याओ मुस्कुरा
मुस्कुराकर जवाब देती है, बकवास मत करो, मैं उसे ठीक से जानती भी नहीं हूँ। उसी समय GIG अपने रूममेट्स के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वह याओ की तरफ देखकर पूछता है, क्या तुम मेरे रूममेट्स को जानती हो? तभी उसका एक दोस्त अचानक बोल पड़ता है, अरे मुझे तो लगा था कि तुम अपनी रूममेट्स को बता रही थी कि तुम उसे जानती तक नहीं हो। यह सुनते ही वह पानी पीते पीते खांसने लगता है। GIG तुरंत उसे टिश्यू देता है। याओ भी टिश्यू लेकर उसका धन्यवाद करती है। फिर वह मजाकिया अंदाज में पूछता है, तो क्या सच में तुम मुझे नहीं जानती? याओ तुरंत बहाना बनाती है, मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है, मैं उसे चार्ज करके आती हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से निकल जाती है। याओ के जाते ही GIG अपने दोस्त से कहता है, तुमने दूसरों की बातें सुनना कुछ ज्यादा ही शुरू कर दिया है। कुछ देर बाद याओ वापस आती है, लेकिन इस बार उसके साथ एक और लड़का होता है जिसका नाम हानजिन है। जैसे ही GIG हानजिन को याओ के साथ देखता है, उसके चेहरे पर हल्की जलन साफ दिखाई देने लगती है। उसका दोस्त पूछता है, यह लड़का कौन है? याओ जवाब देती है, मैं इसे बाहर मिली थी, इसने हमारे साथ बैठने के लिए पूछा तो मैं मना नहीं कर पाई। हानजिन मुस्कुराकर अपना परिचय देता है, मैं भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, साथ ही यहाँ पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। उसी दौरान मेरी मुलाकात याओ से हुई थी, इसलिए सोचा कि आज मैं भी आप लोगों के साथ बैठ जाऊं। इसके बाद सभी लोग मिलकर टोस्ट करते हैं और माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। कुछ देर बाद हानजिन याओ से कहता है, आज सुबह 5 किलोमीटर की रेस में तुमने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। याओ विनम्रता से जवाब देती है, ऐसा कुछ खास नहीं था। तभी हानजिन उसके लिए खाने में से हड्डियां निकाल कर एक बाउल तैयार करने लगता है और उसे देने की कोशिश करता है। वह कहता है, मैंने तुम्हारे लिए हड्डियां अलग कर दी हैं। याओ तुरंत मना करते हुए कहती है, मैं खुद कर लूंगी, लेकिन वह जवाब देता है, कोई बात नहीं। याओ धन्यवाद कह देती है। यह सब देखकर GIG अंदर ही अंदर बहुत जलने लगता है। वह मन ही मन सोचता है, यह लड़का तो सारी सीमाएं पार करने पर तुला हुआ है। इसके बाद GIG जानबूझकर उठता है और एक टिश्यू याओ के बाउल में गिरा देता है। फिर मासूम बनते हुए कहता है, ओ यह बाउल तो गंदा हो गया, तुम मेरा बाउल इस्तेमाल कर लो, और वह अपना बाउल उसकी तरफ बढ़ा देता है। इसके बाद वह याओ से कहता है, मेरे पास थिएटर के 2 टिकट हैं, क्या तुम रविवार को फ्री हो? याओ कुछ कहने ही वाली होती है कि वह आगे बोल पड़ता है, झिझकने की जरूरत नहीं है, अगर तुम फ्री हो तो हम साथ चल सकते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारी बिल्डिंग से पिक भी कर लूंगा। याओ मन ही मन सोचती है, इन्हें तो पर्सनल स्पेस नाम की चीज की कोई परवाह ही नहीं है। वह शिष्टाचार में हाँ कहने की सोच ही रही होती है कि तभी GIG उसे बता देता है कि टिकट फ्री नहीं है। सभी लोग उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। इसके बाद GIG पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि टिकट फ्री नहीं है? याओ खुद जवाब देती है, हाँ सच में फ्री नहीं है, और वैसे भी मुझे थिएटर में नाटक देखना ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। यह सुनकर GIG थोड़ा निराश और नाराज हो जाता है, लेकिन फिर भी चुपचाप हामी भर देता है। आगे कहानी में याओ अपनी माँ से मिलती है, जिसने दूसरी शादी कर ली थी। जिस व्यक्ति से उसकी माँ ने शादी की थी वह येरेन का पिता था। यहीं से याओ की जिंदगी का एक बेहद भावुक और दर्दनाक अध्याय शुरू होता है, जहाँ उसे अपनी माँ की बेरुखी, पुराने घाव और परिवार की कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि याओ अपनी माँ और येरेन के परिवार को साथ देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उसकी माँ उसे पहचानने के बावजूद ऐसे व्यवहार करती है जैसे वह कोई अजनबी हो। यह बात याओ के दिल में पुराने घावों को फिर से ताजा कर देती है। कुछ देर बाद उसकी माँ उससे अकेले में मिलती है, लेकिन बेटी का हाल पूछने या उसे गले लगाने के बजाय वह सीधे येरेन की शिकायत लेकर बैठ जाती है। वह कहती है कि येरेन ने बताया है कि याओ ने उसे स्कूल में परेशान किया था। याओ यह सुनकर हैरान रह जाती है। वह अपनी माँ से कहती है, अगर आप मुझसे सिर्फ यही बात करने आई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच बात करने के लिए कुछ बचा है। इतना कहकर वह वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसे रोक लेती है और नाराज स्वर में कहती है, यह कैसा रवैया है? इतने सालों बाद हम मिले हैं और तुमने मुझे माँ तक नहीं कहा। लगता है तुम्हारी दादी ने तुम्हें कोई तहजीब नहीं सिखाई। यह सुनते ही याओ के सब्र का बांध टूट जाता है। वह अपनी माँ की आंखों में देखकर कहती है, जब पापा इस दुनिया में नहीं रहे थे तब आपने मुझे अपने साथ रखने की बजाय अपनी नई जिंदगी चुन ली थी। आपको लगा कि अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो दोबारा शादी करना मुश्किल हो जाएगा। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को संभालते हुए आगे कहती है, जब आपने मुझे छोड़ दिया था तब आपने मेरे बारे में नहीं सोचा, तो आज अचानक यह माँ होने का नाटक क्यों कर रही है? याओ की माँ भी पीछे हटने को तैयार नहीं होती। वह कहती है, तुम जो चाहे सोचो, मैं तुम्हें बिगाड़ना नहीं चाहती, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम येरेन से माफी मांग लो। वह आगे कहती है, तुम्हें पता है वह कितनी रो रही थी, मैं उसके साथ अन्याय होते नहीं देख सकती। याओ यह सुनकर हल्का सा हंस पड़ती है। उसकी माँ गुस्से से पूछती है, तुम हंस क्यों रही हो? याओ जवाब देती है, मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि आप उसके लिए मेरी असली माँ से भी ज्यादा माँ बन गई हैं। फिर वह साफ शब्दों में कहती है, मैं येरेन से माफी नहीं मांगूंगी,
जाऊंगी। यह आपकी नई फैमिली की समस्या है, मुझे इसमें मत घसीटिए। उसकी आवाज भर्रा जाती है, लेकिन वह फिर भी कहती है, जिस दिन पापा चले गए थे उसी दिन मेरी माँ भी मुझसे छिन गई थी। यह सुनते ही उसकी माँ अपना आपा खो बैठती है और उसे थप्पड़ मार देती है। याओ कुछ पल तक अपने गाल पर हाथ रखे खड़ी रहती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह रोती नहीं। वह बस चुपचाप उन्हें देखती है, हल्का सा सिर झुकाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद याओ एक कैफे में अकेली बैठी होती है। उसका मन पूरी तरह टूट चुका था। उसे बचपन की एक घटना याद आती है, जब वह अपनी माँ से मिलने गई थी। उस समय भी उसकी माँ ने उसे प्यार से गले लगाने के बजाय अलग ले जाकर डांटा था। उसने कहा था, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझसे मिलने मत आया करो। उस समय छोटी याओ ने मासूमियत से जवाब दिया था, मैं सिर्फ आपको देखने आई थी। पापा के जाने के बाद मैंने आपको बहुत मिस किया। लेकिन उसकी माँ ने ठंडे स्वर में कहा था, अब तुम बड़ी हो गई हो, अपना ख्याल खुद रख सकती हो। यह मेरी जिंदगी है और मैं अब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। उस दिन याओ का दिल टूट गया था। वर्तमान में लौटकर वह वही सब याद करती है और उसकी आंखें भर आती हैं। वह सोचती है कि शायद अब तक उसे इन सब बातों की आदत हो जानी चाहिए थी, लेकिन दर्द अभी भी उतना ही गहरा था। तभी कैफे में जांग आता है। वह दूर से ही देख लेता है कि याओ बहुत उदास बैठी है। वह धीरे से उसके पास आता है और पूछता है, क्या तुम यहाँ अकेली हो? याओ जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और कहती है, मैं बस आपको हेलो कहने आई थी। जांग उसकी हालत समझ जाता है। वह उसके करीब आकर बहुत नरमी से उसके आंसू पोंछ देता है, फिर पूछता है, क्या हुआ है? याओ कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, लेकिन जांग मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम मुझे बता दो कि किसने तुम्हें मारा है तो मैं आगे कुछ नहीं पूछूंगा। याओ जवाब देती है, मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहती, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है। जांग सिर हिलाता है और कहता है, हाँ शायद तुम सही कह रही हो। इसके बाद याओ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते उसे एहसास होता है कि जियांग सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था। वह पीछे मुड़कर देखती है। जियांग अभी भी खिड़की के पास खड़ा उसे देख रहा था। याओ थोड़ी झिझकती है, फिर एक स्टिकी नोट पर कुछ लिखती है और उसे दे देती है। जियांग बदले में उसके लिए एक उबला हुआ अंडा लेकर आता है, ताकि वह अपने सूजे हुए गाल पर लगा सके। याओ हल्का सा मुस्कुरा देती है, फिर वह पूछती है, हमने अभी तक एक दूसरे को वीचैट पर ऐड नहीं किया है ना? जियांग तुरंत अपना QR कोड दिखा देता है। दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं। जैसे ही जियांग उसका प्रोफाइल देखता है, वह चौंक जाता है। उसे एहसास होता है कि जिस लड़की से वह काफी समय से ऑनलाइन बात कर रहा था, वह और कोई नहीं बल्कि याओ ही है। याओ उसकी हैरानी देखकर पूछती है, क्या हुआ? जियांग मुस्कुराकर कहता है, कुछ नहीं, बस रात काफी हो गई है, तुम्हें अब डॉर्म वापस जाना चाहिए। याओ अपना बैग उठाती है और दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। रास्ते में याओ अपने गाल पर उबला हुआ अंडा लगा रही थी, जबकि जियांग उसका बैग उठाकर चल रहा था। याओ मन ही मन सोच रही थी, हम दोनों आखिर एक दूसरे के क्या लगते हैं? वह मेरा बैग भी उठा रहा है और मेरा इतना ख्याल भी रख रहा है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। याओ और जियांग साथ साथ डॉर्म की ओर चल रहे थे। रास्ते भर दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी असहज होने के बजाय एक अलग ही अपनापन महसूस करा रही थी। चलते चलते जियांग अचानक एक जगह रुक गया। उसने घड़ी की तरफ देखा और फिर 5 से उल्टी गिनती शुरू कर दी। 5, 4, 3, 2, 1। जैसे ही गिनती खत्म हुई, आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजियों से जगमगा उठा। याओ हैरानी से ऊपर देखने लगी। चमकती हुई रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में पहली बार पूरे दिन के बाद खुशी दिखाई दे रही थी। जियांग मुस्कुराकर बोला, जन्मदिन मुबारक हो। याओ कुछ पल तक उसे देखती रही। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी ने उसका जन्मदिन याद रखा था। वह भावुक होकर पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? जियांग को याद आता है कि जब उसके दादाजी ने उसे याओ के बारे में बताया था, तब उसने उसका प्रोफाइल और बायोडाटा भी देखा था, जिसमें उसकी जन्मतिथि लिखी हुई थी। लेकिन वह मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता है, दादाजी ने बताया था। याओ हल्के से सिर हिलाती है और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। जब याओ अपने डॉर्म के नीचे पहुंचती है, तो उसकी रूममेट्स पहले से बालकनी से सब देख चुकी होती हैं। जैसे ही वह अंदर आती है, उसकी दोस्त शरारती अंदाज में कहती है, हमने सब देख लिया था, जियांग तुम्हें यहाँ तक छोड़ने आया था। दूसरी लड़की भी मजाक उड़ाते हुए कहती है, सीनियर जियांग सच में तुम्हारे पीछे पागल हो चुका है। याओ उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके गाल लाल हो चुके थे। उसकी सहेलियां उसे लगातार छेड़ती रहती हैं और वह शर्माते हुए कहती है, बस करो तुम लोग। उस रात याओ अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके पास एक कॉन्सर्ट टिकट रखा हुआ था। उसे अचानक ख्याल आता है कि शायद उसे जियांग को अपने साथ कॉन्सर्ट में चलने के लिए पूछना चाहिए। उधर जियांग अपने कमरे में बैठा गेम खेल रहा था। उसी समय उसे याओ का वीचैट दिखाई देता है। उसे याद आता है कि आज याओ का जन्मदिन है। वह उसे गेम खेलने का निमंत्रण भेज देता है। याओ निमंत्रण स्वीकार कर लेती है और दोनों ऑनलाइन गेम खेलने लगते हैं। गेम खत्म होने के बाद भी उनकी
उनकी बातचीत जारी रहती है। जियांग मैसेज भेजता है, अब कैसा महसूस कर रही हो? याओ सामान्य तरीके से बात करने लगती है। फिर जियांग पूछता है, आज तुम इतनी उदास क्यों थी? याओ को अपनी माँ की बातें याद आने लगती हैं। जियांग समझ जाता है कि यह विषय उसके लिए दर्दनाक है। वह कहता है, अगर तुम इसके बारे में बात नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। लेकिन इस बार याओ थोड़ा खुल जाती है। वह बताती है कि आज उसकी मुलाकात अपनी असली माँ से हुई थी। धीरे धीरे वह अपने बचपन, अपने पिता की मौत और अपनी माँ द्वारा छोड़ दिए जाने की बात उसे बताने लगती है। जियांग चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। उसे पहले ही याओ की पारिवारिक स्थिति के बारे में कुछ जानकारी थी, इसलिए वह उसके दर्द को समझ पा रहा था। समय बीतता है और कुछ दिनों बाद याओ पढ़ाई कर रही होती है। तभी दादाजी का फोन आता है। वह कहते हैं, आज तुम्हारा जन्मदिन है, शाम को हमारे घर खाने पर आ जाओ। याओ उनकी बात मान लेती है और शाम को उनसे मिलने पहुंच जाती है। वह सबसे पहले उनकी तबीयत के बारे में पूछती है। दादाजी मुस्कुराकर बताते हैं कि अब वह पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। डिनर शुरू होता है। याओ को याद आता है कि हर साल दादाजी उसे जन्मदिन पर बुलाते थे, लेकिन वह कभी नहीं आ पाती थी। इस बार वह खुद उनके लिए केक लेकर आई थी। दादाजी उसके लिए जन्मदिन का गाना गाते हैं। याओ आंखें बंद करके अपनी इच्छा मांगती है और मोमबत्तियां बुझा देती है। वह भावुक होकर दादाजी का धन्यवाद करती है। जियांग भी उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। डिनर के दौरान दादाजी बार बार याओ और जियांग की सगाई की बातों को लेकर उत्साहित दिखाई देते हैं। याओ सच बताना चाहती थी, लेकिन जियांग हर बार किसी न किसी तरह बात बदल देता था। खाना खाते समय जियांग गलती से उसी कटोरे का इस्तेमाल कर लेता है जिसे याओ पहले इस्तेमाल कर चुकी थी। याओ उसे टोकती है, लेकिन वह मुस्कुराकर कहता है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इसी बीच जियांग को फोन आता है। उसे पता चलता है कि ज्यूशी वापस चीन लौट आया है और उससे मिलना चाहता है। दादाजी तुरंत कहते हैं, याओ को भी अपने साथ ले जाओ। याओ मना करने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार वह उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वे एक कराओके और मनोरंजन क्लब में पहुंचते हैं। वहां जियांग के दोस्त पहले से मौजूद थे। मोमू भी वहीं थी। जैसे ही जियांग याओ को लेकर अंदर आता है, कई लोगों की नजरें उन पर टिक जाती हैं। कुछ लड़कियां आपस में बातें करने लगती हैं। मोमू साफ तौर पर खुश नहीं थी कि जियांग याओ को अपने साथ लेकर आया था। थोड़ी देर बाद सभी लोग पूल खेलने का फैसला करते हैं। याओ भी खेलने के लिए आगे आती है। सबको लगता है कि वह शायद ठीक से नहीं खेल पाएगी, लेकिन अगले ही पल वह एक के बाद एक शानदार शॉट लगाने लगती है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। जियांग भी अपनी सीट से उठकर उसे देखने लगता है। जब याओ गेम जीत जाती है तो सब लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। बातचीत के दौरान पता चलता है कि याओ फ्रेंच भाषा भी बोल सकती है। सब लोग उससे पूछते हैं कि उसने फ्रेंच कहाँ सीखी। याओ बताती है कि वह पहले एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में काम कर चुकी है। फिर लोग पूछते हैं कि उसे पूल इतना अच्छा कैसे आता है। वह हंसते हुए बताती है कि उसने पार्ट टाइम कोच के रूप में भी काम किया था। मोमू यह सब सुन रही थी और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद याओ वॉशरूम चली जाती है। उसी समय जियांग भी वहाँ से उठ जाता है। जब वह वापस लौट रहा होता है तो उसे मोमू और दो लड़कियों की बातचीत सुनाई देती है। वे लोग याओ का मजाक उड़ा रही थी। वे कह रही थी कि मोमू इतनी अच्छे परिवार से आती है और फिर भी जियांग उसके बजाय याओ के साथ घूम रहा है। जियांग ये सब सुन लेता है। हालांकि वह कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि उसे यह सब पसंद नहीं आया। इसके बाद सभी लोग मिलकर गेम खेलने लगते हैं। गेम के दौरान याओ के हिस्से में एक डेयर कार्ड आता है। वह कार्ड देखकर थोड़ी घबरा जाती है। तभी जियांग कार्ड उसके हाथ से लेकर पढ़ता है। कार्ड पर लिखा था कि उसे अपने बाईं तरफ बैठे व्यक्ति को किस करना होगा। यह सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग शोर मचाने लगते हैं। याओ शर्म से लाल हो जाती है। वह कहती है, मैं डेयर पूरी करने के बजाय ड्रिंक पी लूंगी। लेकिन तभी जियांग को उन लड़कियों की बातें याद आती हैं जिन्होंने याओ का अपमान किया था। अगले ही पल वह बिना कुछ कहे याओ के करीब आता है। सबकी सांसें रुक जाती हैं और फिर वह खुद याओ को चूम लेता है। पूरा कमरा हैरान रह जाता है। सबसे ज्यादा झटका मोमू को लगता है। याओ भी पूरी तरह स्तब्ध थी, लेकिन उसने जियांग को दूर नहीं किया। कुछ सेकंड बाद दोनों सामान्य होने की कोशिश करते हैं और फिर वापस अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। हालांकि अब वहाँ मौजूद हर व्यक्ति समझ चुका था कि उनके बीच का रिश्ता सिर्फ दोस्ती से कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका है। रात काफी हो चुकी थी। वापसी में याओ और जियांग एक ही कार में बैठते हैं। पूरे रास्ते दोनों के बीच अजीब सी चुप्पी छाई रहती है। याओ बार बार उस पल को याद कर रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी, मैं इतनी शर्मिंदा क्यों महसूस कर रही हूँ। आखिरकार वह आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगती है ताकि जियांग उसकी घबराहट को महसूस न कर सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि जियांग भी पूरे रास्ते उसी के बारे में सोच रहा था। यहीं पर कहानी का यह रोमांटिक और भावनात्मक अध्याय समाप्त होता है, जबकि दोनों के रिश्ते की नई शुरुआत अब होने वाली थी।